इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम समझने से पहले हम समझेंगे कि स्पेक्ट्रम क्या है। अच्छा चलो, बचपन में सोच देखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं रेनबो। और रेनबो ही स्पेक्ट्रम नहीं है, रेनबो इज ए काइंड ऑफ स्पेक्ट्रम। समझे बात? मतलब कि जो रेनबो क्या है, वो क्या है, विब गायर, यानी VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, ऐसे ही आपने भी याद रखना है। वो जो स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स है ना, द बैंड ऑफ 7 कलर्स from left to right, from violet to red, in the increasing order of the wavelengths or decreasing order of the frequencies, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। ऐसे जब हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, द बैंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, लाइट भी है, रेडियो वेव भी है, माइक्रोवेव भी है, एक्स रेज भी है, अल्फा रेज भी है, ये सारी अगर इनको लगाएंगे ना बढ़ते क्रम में, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ्स या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो बैंड बनेगा ना, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ओके, तो उस पर भी आते हैं। पहले हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम दो तरह के हो सकते हैं, कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस। कंटिन्यूस जैसे आपने जो 7 कलर्स का बैंड देखा है, देखा कि बीच में कोई खाली जगह है, नहीं है ना, सारे लगातार कलर्स हैं, इसलिए वो क्या है, कंटिन्यूस। अगर इसी तरह हम किसी कोई स्पेक्ट्रम ऐसे देखते हैं कि बीच में ब्लैक स्पेस आ जाए या लाइंस बन जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? अगर स्पेस है यानी कि कंटिन्यूस नहीं हुआ ना, तो क्या हो जाएगा, वो डिसकंटिन्यूस। ओके, तो डिसकंटिन्यूस एंड कंटिन्यूस। अब कंटिन्यूस का तो हमने पढ़ चुके हैं कि वेव गायर है, लेकिन डिसकंटिन्यूस यानी कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम। यानी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो बेसिकली क्या है कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम, कि एटम्स या मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेज या लिक्विड्स, जब उनको एनर्जी दी जाती है, एनर्जी गेन करते हैं, तो एक्साइट होते हैं। ठीक है, रेडिएशन इमिट करते हैं। वो रेडिएशन जो इमिट हुई है, अगर उसको हम एनालिसिस करेंगे, जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो क्या हो जाएगा, उस एटम का, यानी कि उस चीज का स्पेक्ट्रम, यानी एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ओके, तो इस तरह वो दो तरह की हो जाएगी, या तो हो जाएगा वो इमिशन स्पेक्ट्रम और या एब्जॉर्प्शन, यानी अगर कोई सोर्स लाइट इमिट कर रहा है तो इमिशन स्पेक्ट्रम, अगर कोई गेन कर रहा है फिर रेडिएट कर रहा है तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। हाँ जी, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पेक्ट्रम। अच्छा, स्पेक्ट्रम के बारे में बात करते हैं कि बचपन से हम देखते आ रहे हैं रेनबो। रेनबो क्या है? बैंड ऑफ 7 कलर्स। वो कैसे बनता है? क्योंकि वो जो एयर में मॉइस्चर की जो मतलब ड्रॉपलेट्स हैं, यानी कि पानी की जो बूंदें हैं, वो उसमें से जब लाइट निकलती है तो वो अपने 7 कलर्स में टूट जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि उस रेनबो से क्या पता चलता है कि जो वाइट लाइट है ना, वो क्या है, वो उसमें सभी कलर्स की वेवलेंथ हैं। मतलब कि जब हम बात करते हैं रेनबो की, तो देखते हैं कि रेनबो में 7 कलर्स हैं। ठीक है, जो प्रोमिनेंट 7 कलर्स है, विब गायर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, वो कहाँ से आ रही है? जब वाइट लाइट स्प्लिट हो रही है। ठीक है, इसका मतलब कि वाइट लाइट किससे बनी हुई है? 7 कलर से। अगर हम यहाँ पे वो स्पेक्ट्रम जहाँ रेनबो बनाना चाहे तो कैसे करेंगे? कि जैसे ये क्या है कि अगर लाइट रे को हम पास करते हैं किस में से, प्रिज्म में से, तो वो अपने डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट कर जाती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो वाइट लाइट है इसमें वो सभी कलर्स हैं। हम जानते हैं कि जो वाइट लाइट है वो इट इज़ अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो जब हम वाइट लाइट को अलग से एनालाइज करते हैं, यानी कि उसको प्रिज्म में से निकालते हैं, तो 7 कलर्स में बट जाती है। ठीक है जी, तो ये क्या हो गया? इट इज़ अ स्पेक्ट्रम। किसका स्पेक्ट्रम है? ये लाइट का, वाइट लाइट का। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि जो स्पेक्ट्रम है वो दो तरह के हो सकते हैं, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक इमिशन स्पेक्ट्रम। देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। एब्जॉर्प्शन मतलब मैं सिंपल ब्रीफ देता हूँ, बाद में हम एग्जाम्पल से चलते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई बॉडी है, लो टेम्परेचर पे है, जैसे एक बल्ब है, उसको हम हीट करते हैं यानी इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, वो रेडिएट करता है एनर्जी। नेचुरली कोई भी चीज़ है वो जब उस पर एनर्जी रेडिएट होगी तो क्या होगा कि कुछ एनर्जी वो गेन करेगा और कुछ एनर्जी जो है वो रिलीज करेगा। क्यों? क्योंकि जब वो कोल्ड टेम्परेचर पे है तो वो एनवायरनमेंट की एनर्जी ले रहा है। अब जब वो गर्म हो गया तो उसने क्या करना है कि एनवायरनमेंट को एनर्जी वापस देनी है, क्योंकि एक यूनिवर्स का लॉ है कि हर चीज़ ज़्यादा से कम की तरफ चलती है। पहले वो खुद ही जो ठंडा था तो क्या था कि वो ले रहा था एनर्जी, अब जब अगर वो गर्म हो गया तो वो एनर्जी छोड़ रहा है। ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात की, अगर एक बल्ब है जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है, उसको लाइट को हम जो प्रिज्म में से निकालेंगे तो वो स्पेक्ट्रम बनेगा दैट इज कॉल्ड द इमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, और अगर
वो अगर बल्ब है वो रेडिएट कर रहा है एनर्जी, ठीक है जी, उसके बीच में हम कोई भी कंपाउंड रख देते हैं, चाहे वो एलिमेंट है चाहे वो कंपाउंड है, यानी या एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस है, तो कुछ एनर्जी वो गेन करेगा, बाकी की वो रेडिएट करेगा। अगर वो उसको प्रिज्म में से निकालने के जो स्पेक्ट्रम बनेगा दैट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और अगर वो डायरेक्टली ये वाली चीज़ बीच में ना होती तो वो क्या बनना था, इमिशन स्पेक्ट्रम। मतलब कि जब वो लाइट जो है डायरेक्टली सोर्स से प्रिज्म से निकलती है तो वो जो बनता है वो इमिशन स्पेक्ट्रम है। अगर वो रेडिएटेड एनर्जी जो डायरेक्टली सोर्स से निकल रही है उसके बीच में कोई और चीज़ आ जाती है रास्ते में, वो कुछ गेन करेगा बाकी रेडिएट करेगा, वो उस रेडिएटेड एनर्जी का अगर आप बनाएंगे स्पेक्ट्रम तो वो क्या आ जाएगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम एंड फिर करेंगे हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रम का रिलेशन विद स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कि एटम का स्ट्रक्चर या मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर उसमें क्या रिलेशनशिप है एटॉमिक स्पेक्ट्रम का, ठीक है, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम में हमने पढ़ा है कि शुरुआत हम रेनबो से करते हैं। हम जब छोटे थे तो देखा था कि रेनबो बनता है, ठीक है। रेनबो कैसे बन रहा है, रेनबो पहले है क्या, रेनबो है बैंड ऑफ 7 कलर्स। कैसे बन रहा है, जब व्हाइट लाइट जो है वो स्ट्राइक करती है या पास करती है वाटर ड्रॉपलेट में, मतलब कि वाटर ड्रॉपलेट में से जब लाइट निकलती है तो वो डिस्पर्स हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है 7 रंगों में। यानी इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा कि जो लाइट है ना, लाइट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स, ठीक है, 7 रंगों से बनी हुई है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे अपनी लैब में कोशिश करें कि क्या है वो स्पेक्ट्रम कैसे बनाएंगे, तो हम क्या करते हैं कि लाइट लेते हैं, ठीक है जी, और उसको पास कराते हैं हम प्रिज्म में से, एंड प्रिज्म में से निकलने के बाद वो स्प्लिट कर जाती है 7 कलर्स में, यानी कि वेवगाइर में, ठीक है। और जो प्रिज्म है उसमें डिफरेंट वेवलेंथ जो है वो डिफरेंट एंगल पे डिविएट होती हैं, यानी कि किस पे डिपेंड करता है डिविएट होना, उसकी वेवलेंथ पे। जो कलर जो है हम जानते हैं कि वेवगाइर में सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ है वो किसकी है, रेड की है, और जो वायलेट की सबसे कम वेवलेंथ है। इसका मतलब कि जो रेड है वो सबसे कम डिविएट होगा और जो वायलेट है वो सबसे ज्यादा डिविएट होगा, ठीक है। डिविएट मीन्स कि जो वो है अपना रास्ता कितना बदलेगा, इट डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ। जो रेड की वेवलेंथ है ना, कि ये वेवलेंथ का साइन, ये रेड की वेवलेंथ जो है वो ज्यादा है किससे, वेवलेंथ ऑफ द वायलेट, एंड देयरफॉर द डिविएशन ऑफ रेड इज लेस देन द डिविएशन ऑफ द वायलेट कलर्स, ठीक है। यानी कि हम यहाँ से कंक्लूड क्या कर रहे हैं कि जो व्हाइट लाइट है वो किससे बनी हुई है, डिफरेंट वेवलेंथ से, यानी कि डिफरेंट रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स। अब उसको यूज करते हैं हम किसमें, एटॉमिक स्पेक्ट्रम में। कैसे यूज करते हैं, देखिए हर एक एटम का जो स्पेक्ट्रम है ना, मींस कि जब हम लाइट किसी मेटल में से ये निकालते हैं, यानी कि वो मेटल को गर्म करके उसमें से लाइट या तो इमिट हो रही है या किसी भी कारण एब्जॉर्ब हो रही है। मतलब अभी हम पढ़ेंगे कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है और एमिशन स्पेक्ट्रम क्या है, लेकिन उससे पहले कि जब भी हम किसी चीज का किसी का एटॉमिक स्पेक्ट्रम फाइंड करते हैं तो हम देखते हैं कि वो एक डेफिनेट पैटर्न होता है डिफरेंट वेवलेंथ्स का। क्यों, क्योंकि वो हर एक एटम जो है ना वो अलग तरह डिविएट करता है लाइट को, यानी अलग तरह से स्प्लिट करता है या रेडिएट करता है, या आप बोलते हैं डिस्पर्स करता है, कुछ भी वर्ड लगा सकते हैं, अलग होती है। इसलिए हर एटम का जो स्पेक्ट्रम है वो अलग होगा, ठीक है। और इसीलिए हम जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कि इट इज द फिंगरप्रिंट्स ऑफ द एलिमेंट, यानी कि हर एक एलिमेंट का एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो है वो डिफरेंट ही होगा, ओके। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में, यानी हम पढ़ेंगे कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। एक तो होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड दूसरा होता है इमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है जी। अब इसको दोनों को अलग अलग पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर एग्जांपल के साथ पढ़ेंगे, फिर देखते हैं कि इसका रिलेशनशिप एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ क्यों है, क्योंकि हम पढ़ तो एटॉमिक स्ट्रक्चर रहे हैं चैप्टर, उसमें हम स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, इसी का सारा रिलेशन इसमें पढ़ेंगे हम, ठीक है जी। तो देखते हैं, सबसे पहले हम एक सोर्स लेते हैं, मान लो एक बल्ब है, ठीक है जी। बल्ब को जब हम एनर्जी देते हैं, कौन सी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये कोई एनर्जी में से एक टाइप ऑफ एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं तो उसका टेम्परेचर जाता है बढ़, यानी कि इंक्रीज होता है। क्या होता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वो क्या करेगा, रेडिएट करेगा एनर्जी, ठीक है जी, यानी कि वो लाइट छोड़ रहा है, ठीक है। अब उस लाइट को हम प्रिज्म में से निकालते हैं,
यानी दिस इज प्रिज्म, और उसको जब प्रिज्म में से निकालते हैं तो क्या बनता है, डिफरेंट आगे स्पेक्ट्रम बनेगा। ठीक है जी, उसमें कौन सी लाइट ज्यादा होगी कौन सी कम होगी, डिपेंड्स अपॉन कि जो बल्ब का फिलामेंट है वो किससे बना हुआ है। ठीक है, इस अभी मैंने बोला ना कि जो स्पेक्ट्रम है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम या कोई भी स्पेक्ट्रम, जो इट इज द फिंगरप्रिंट्स ऑफ एलिमेंट्स, मीन कि जब एलिमेंट्स कोई भी लाइट प्रोड्यूस करेगा तो उसका स्पेक्ट्रम जो है डिफरेंट होगा, चाहे वो कोई बीच में ब्लैक लाइन आ जाए, चाहे वो कलर कोई मिस हो जाए, ये हम देखेंगे इसी एग्जांपल में देखते हैं। ठीक है, ये तो हो जाएगा जब लाइट इमिटेड फ्रॉम द सोर्स is passed through a prism and the spectrum obtained is known as emission spectrum। ठीक है जी, ये तो हो गया emission spectrum की डेफिनेशन। क्लियर। अब दूसरा देखते हैं हम कि जो absorption spectrum है वो क्या चीज है। ठीक है, ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि मान लो वही एक बल्ब ले लेते हैं। ठीक है जी, एक बल्ब है, वो उसको हमने एनर्जी दी, पहले उसका टेम्परेचर कम था, फिर जब एनर्जी गेन की तो उसका टेम्परेचर बढ़ गया, इसका मतलब वो रेडिएट करेगा एनर्जी कुछ, यानी कि वो लाइट छोड़ रहा है। ठीक है जी, अब जो लाइट है ना वो किसी भी मटेरियल में से पास करते हैं हम, कोई भी मटेरियल है, यहाँ पे रास्ते में रख दिया। ठीक है, अलग अलग एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे, कोई भी मैटर है। ठीक है जी, किसी भी फॉर्म में, सॉलिड लिक्विड गैस, या कोई मैटर है किसी भी तरह में। ठीक है जी, वो मैटर क्या करेगा, कुछ लाइट एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, उसका टेम्परेचर भी राइज होगा, जब वो राइज होगा तो क्या करेगा, वो भी रेडिएट करेगा, यानी इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर इंक्रीज करता है, फिर वो रेडिएट करता है। ठीक है जी, रेडिएशन रिलीज करता है। अब वो रेडिएशन को जब हम प्रिज्म में से देखते हैं, दिस इज प्रिज्म, तो उसका जो स्पेक्ट्रम आ रहा है ना, अब जो स्पेक्ट्रम बनेगा ये वाला, दिस इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ओके, द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या हो जाएगा कि whenever a light from a source is passed through a material, it absorbs certain wavelengths and radiations with different wavelengths. When passed through prism, it forms a spectrum. This spectrum, it is called absorption spectrum. Okay, तो emission और absorption spectrum दो तरह के spectrum हो गए। ठीक है, ये दोनों ही आपस में correspond करते हैं। कैसे? ठीक है, सपोज करते हैं कि हम स्पेक्ट्रम ऑफ बेरियम, जो आपकी बुक में भी बना हुआ है, आप फ्रॉम बुक देख सकते हो, ये इसकी डायग्राम्स है। अगर हम क्या करते हैं कि कोई भी सोर्स है, कोई भी सोर्स, उससे लाइट निकलती है, वो बेरियम के सैंपल में से निकलेगी, आगे जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो अब्जॉर्प्शन होगा। अगर वो डायरेक्टली यहाँ से इमिट हो रही है तो वो क्या हो जाएगा, इमिशन स्पेक्ट्रम। अगर हम बुक को ध्यान से देखते हैं तो दोनों स्पेक्ट्रम में क्या है, एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रम है। इमिशन स्पेक्ट्रम में हम देखते हैं कि सारा ब्लैक है और यहाँ पे लाइंस हैं। ठीक है, डिफरेंट वेवलेंथ्स की। ओके, ठीक है, और अगर हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखते हैं बेरियम का, तो यहाँ पे कलर्स हैं और बीच में ब्लैक लाइंस आ जाती हैं। ठीक है जी, यानी ये कलर्स हैं और ये लाइंस हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये सब कुछ ब्लैक है और ये कलर्ड लाइंस हैं। ठीक है, अगर हम दोनों पिक्चर्स को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जहां पे ये मिस है ना, वहां पे ये लाइन आएगी। मींस कि जो इमिशन स्पेक्ट्रम है और जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, किसी भी एलिमेंट के लिए दोनों कॉरस्पॉन्ड करते हैं, यानी जो वेवलेंथ इमिशन में मिस होगी वो एब्जॉर्प्शन में प्रेजेंट होगी, और जो वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन में मिस है वो इमिशन में प्रेजेंट होगी, यानी ये दोनों कॉरस्पॉन्ड करते हैं। इसलिए मैंने बोला था कि जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है वो क्या है कि उनका फिंगरप्रिंट्स। वाई? क्योंकि जब भी हम इसका किसी भी एलिमेंट का स्पेक्ट्रम एनालाइज करते हैं, उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एनालाइज करते हैं या इमिशन स्पेक्ट्रम एनालाइज करते हैं, तो वो डिफरेंट होंगे, बिल्कुल ही किसी और एलिमेंट के साथ मैच नहीं करेंगे। ठीक है जी, और एक ही एलिमेंट के अगर दोनों स्पेक्ट्रम लें, हम इमिशन स्पेक्ट्रम लें या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम लें, जब उनको एक साथ रखेंगे तो फिर वो व्हाइट लाइट वाला यानी कि 7 कलर्स का ही बन जाएगा, क्योंकि जो ये लाइट निकल रही है या कोई भी एलिमेंट एब्जॉर्ब कर रहा है, कर तो व्हाइट लाइट में से रहा है ना, यानी अगर उसने डायरेक्टली रेडिएट की है, इमिट की है, तो वो भी व्हाइट लाइट के कॉरस्पॉन्डिंग होगी। अगर उसने एब्जॉर्ब करने के बाद रिलीज किया है तो वो भी जो उसने व्हाइट लाइट में से जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर ली, बाकी उसने रेडिएट कर ली। मींस कि दोनों को अगर ऐड करेंगे तो फिर वही व्हाइट लाइट बन जाएगी। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो कोई भी स्पेक्ट्रम है ना किसी भी एलिमेंट का, वो किसी दूसरे से मैच नहीं करेगा।
इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रम को द फिंगरप्रिंट्स ऑफ द एलिमेंट्स। ओके क्लियर। कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को कैसे स्टडी किया गया और किस किसने स्टडी किया, ठीक है। तो वो अब देखते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या चीज है। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मतलब कि जब हाइड्रोजन गैस का स्पेक्ट्रम लिया जाएगा दो तरीके से, या तो वो शुरुआत में एज ए सोर्स हो जाएगा या वो एब्जॉर्प्शन के बाद हो जाएगा। देखते हैं उसमें पाया क्या जाता है। जब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को देखते हैं ना, तो उसमें डिफरेंट लाइंस है, सारा बाकी ब्लैक है, ये सारा पोर्शन जो है ना वो ब्लैक है, यहां से यहां तक, ठीक है। और बीच में लाइंस है, ग्रुप ऑफ लाइंस है, ठीक है। अब लाइंस क्या है, डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट लाइंस की स्टडी की, स्पेक्ट्रम के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स की स्टडी की, इसलिए जो लाइंस है ना उनका नाम भी साइंटिस्ट के नाम के ऊपर ही रखा गया। इसमें सबसे पहले जो नाम आता है ना वो बाल्मर का आता है, यानी कि सबसे पहले हम देखते हैं कि बाल्मर सीरीज, ठीक है जी। जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है उसमें बाल्मर ने, जो साइंटिस्ट था, सबसे पहले क्या किया कि उसने जो स्पेक्ट्रल लाइंस एनालाइज की, तो उसके लिए उसने फॉर्मूला दिया कि जो उसका वेव नंबर है या क्या होगा वो 1/λ, यानी कि उसकी वेवलेंथ का रेसिप्रोकेशन एंड is equal to r into 1/2 square minus 1/n square, where r is Rydberg constant, ये हमेशा यही रहेगा। यानी बार्मर ने जो स्टडी किया स्पेक्ट्रल लाइंस, उस पे उसने ये फॉर्मूला डिड्यूस किया कि जो वो लाइंस है उनका वेव नंबर क्या होगा, कि ये r into 1/2 square minus 1/n square। 2 यहाँ पे क्या है, क्योंकि वो सेकंड सीरीज थी इसलिए 2 लग गया, और n यानी कि वो अगली वाले 3 4 5 6, यानी कि वो जब जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अगर सेकंड से आगे जंप करेंगे तो जिसमें वो जा रहे हैं उसमें ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, और जिस शेल में या जिस लेवल पे वो एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो n की वैल्यू हो जाएगी। ये बार्मर ने फाइंड किया। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर बाकी जो लाइंस हमने फाइंड की आज तक, फिर उसके बाद आता है लेमन, ठीक है। लेमन साइंटिस्ट, उसने फर्स्ट जो स्पेक्ट्रल लाइन थी उसको स्टडी किया, और उसने फॉर्मूला क्या बनाया ये देखो कि जी लेमन ने क्या लिखा था कि जो स्पेक्ट्रल लाइन उसने स्टडी की उसकी वेव नंबर कैसे निकाला जाएगा, कांस्टेंट वही रहेगा, लेकिन वो फर्स्ट सीरीज थी इसलिए वो वहां पे 1 स्क्वायर लग गया। इसी तरह जो अगली वाली स्पेक्ट्रल लाइंस थी उनका जो फॉर्मूला है वो भी ऐसे ही बना। क्लियर कि जो लेमन से लेके बार्मर से पैस्कन, ब्रैकेट एंड पी फंड सभी ने ये फॉर्मूला अप्लाई किया अपनी अपनी स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए, और लास्ट में इनको सबको कंक्लूड करके क्या बन गया, एक रेडबर्ग फॉर्मूला बन गया, जिसने ये लिखा कि किसी भी चीज का जो एलिमेंट का अगर हम स्पेक्ट्रम लेते हैं तो जो उनकी स्पेक्ट्रल लाइंस है उनका जो वेवलेंथ है, यानी उस वेव की जो वेव नंबर है या उसका वेवलेंथ जो है वो कैसे रिलेटेड है कि 109677, यानी कि ये r की वैल्यू हो गई, और यहाँ पे आ जाएगा n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, यानी कि जो एग्जिस्टिंग जो शेल है या एनर्जी लेवल है वो n की वैल्यू हो जाएगी, और जहां पे जा रहा है वो क्या हो जाएगी n2। क्लियर, समझ आई कि ये क्या बन गया कि किसी भी स्पेक्ट्रल लाइंस का वेवलेंथ या वेव नंबर फाइंड करने के लिए। और इसी से बाद में फाइनलाइज हुआ कि जब हम स्पेक्ट्रम किसी का स्टडी करते हैं, उसकी वेवलेंथ स्टडी करते हैं, उसकी वैल्यूज निकालते हैं, तो नेचुरली वो सबके लिए अलग अलग ही आएगी। इसीलिए अंत में ये बोला गया कि जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है ना आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स एंड आर फिंगरप्रिंट्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है जी, क्लियर हो गया। ये इसमें हमने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम भी पढ़ लिया। अगर आपको एग्जाम में कोई पूछता है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, तो हम बोलते हैं कि इट इज द फॉर्मेशन ऑफ 5 टाइप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, जिसमें लेमन से लेके पी फंड तक आएगा, और सबका जो फॉर्मूला वो भी आएगा। ठीक है जी, ये फॉर्मूला आप न्यूमेरिकल में भी अप्लाई कर सकते हैं, थ्योरी में भी आ सकता है। ओके क्लियर, ये था स्पेक्ट्रम के बारे में। अब हमारा जो टॉपिक शुरुआत में हुआ था ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, अगर हम देखें कि जो स्पेक्ट्रम हमने पढ़े हैं उसमें क्या है कि एक बैंड बन जाता है, कैसे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो वेवलेंथ है ना वो इंक्रीज हो रही है, यानी कि जो इधर की वेवलेंथ होगी वो स्मॉलर है और जो उधर की वेवलेंथ होगी वो लार्ज। यानी इससे क्या फॉर्मलाइज होता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इट इज द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड बाय अरेंजिंग डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस फ्रॉम lower wavelengths to higher wavelength. It means in the increasing order of their wavelengths. और हम जानते हैं कि जो wavelength है it is inversely proportional to the frequency. ठीक है जी, न्यू। Therefore ये definition के साथ ऐड क्या हो जाएगा कि
electromagnetic spectrum is the spectrum obtained by arranging different electromagnetic radiations in the decreasing order of the frequencies or increasing order of the wavelengths। जो हमारे पास जो बनता है कि ये जो स्क्रीन पे आ रहा है कि ये सारा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसमें रेडियो वेव भी है, माइक्रोवेव भी है, सभी है। और एक चीज आती है कि टेम्परेचर और वेवलेंथ, जितना किसी की वेवलेंथ ज्यादा होगी उतना ही वो टेम्परेचर ज्यादा प्रोवाइड करेगी। यानी कि आप देखेंगे सीरीज में कि माइक्रोवेव जो है काफी बाद में आ रही है स्पेक्ट्रम में। इसका मतलब है कि माइक्रोवेव को हम हीटिंग पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं, उसको जितना चाहे टेम्परेचर से हम गेन कर सकते हैं। यानी जितनी इलेक्ट्रिसिटी देंगे उसका टेम्परेचर उतना ही बढ़ता जाएगा, उतनी ही वो टेम्परेचर की माइक्रोवेव हम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है सभी ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन।